नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में मैं आपको जो ज्वालामुखी पर्वतों की जो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करूंगा कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो अपने पृथ्वी का धरातल है, सतह है, उसके आंतरिक भागों में ज्वालामुखी के मैग्मा या लावा के जमने से जो स्थलाकृतियां बनती है, जो आकृतियां बनती है कठोर चट्टानों की, उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे दोस्तों आपसे परीक्षा में यह सवाल पूछ लिया जाता है कि लेपोलिथ कैसे बनती है, डाइक कैसे बनती है, सिल का निर्माण किस तरीके से होता है और जो फेकोलिथ स्थलाकृतिक है उसका निर्माण किस तरीके से होता है, बैथोलिथ का निर्माण किस तरीके से और किस स्वरूप में होता है और दोस्तों लेपोलिथ कैसे बनती है। तो आज की वीडियो क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप अपने इस YouTube चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाए। आइए दोस्तों पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये जो अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं ये किस चैप्टर का हिस्सा है ये आप समझें। दोस्तों ये जो चैप्टर है उसका नाम है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का हिस्सा है पृथ्वी की अंतर्वेदी चट्टानों को समझना। दोस्तों ये जो ज्वालामुखी है ये क्या होता है? ज्वालामुखी दोस्तों अपने पृथ्वी के भूगर्भ में जो तप्त मैग्मा होता है, जो चट्टानों का ही पिघला हुआ द्रवित भाग होता है, तो वो मैग्मा जब धरातल के बाहर निकलता है तो बाहर दरारों से निकलने की जो क्रिया होती है ना, उसी को मित्रों ज्वालामुखी कहा जाता है। आम तौर पर जो ज्वालामुखी है वो 3 तरीके से निकलती है। उनमें से एक तरीका है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी का। सक्रिय ज्वालामुखी में लावा उद्गार की जो प्रक्रिया है वो हमेशा निरंतर जारी रहती है, इसलिए इसे जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है कि इसमें जो लावा है वो दोस्तों रुक रुक कर निकलता है। यानी भूगर्भिक इतिहास में पिछले लंबे समय में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और समय का गैप डालते हुए वहां पर उद्गार होता रहता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय पहले यहां ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था और भविष्य में कभी भी हो सकता है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को दोस्तों अपन प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इन्हें सोया हुआ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी का जो तीसरा प्रकार है मित्रों उसका नाम है शांत ज्वालामुखी या मर्त ज्वालामुखी। ये जो शांत और मर्त ज्वालामुखी है इसमें एक बार उद्गार हो जाने के बाद भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं रहती है। यानी ऐसा बताया जाता है कि एक बार उद्गार हो जाने के बाद भूगर्भिक इतिहास में उस ज्वालामुखी में दोबारा कोई उद्गार नहीं हुआ है। तो ऐसे ज्वालामुखियों को अपन मर्त ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी, एक मर्त ज्वालामुखी और एक होता है दोस्तों आपका प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। इसी ज्वालामुखी पर्वत में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जो ज्वालामुखी उद्गार है उसमें क्या निकलता है। उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑर्गन और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें बाहर निकलती है भाई। और जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण है वो है दोस्तों एक तो है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी क्या होती है दोस्तों? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मॉर्गन के द्वारा दिया गया था। प्लेट विवर्तनिक में दोस्तों भूगर्भ के अंदर अपने महाद्वीप और महासागर एक ठोस प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं जो चट्टानों के रूप में हैं। और ये जो प्लेटें हैं ये दोस्तों दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरती हुई मानी जाती है। ये प्लेटें दोस्तों 3 तरीके से गति करती हैं। जैसे मान लीजिए एक तो 2 प्लेटें जब एक दूसरे के आमने सामने आए, जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें आमने सामने आई, इन दोनों का टकराव हुआ। टकराव का मतलब अभिसरण हुआ। तो अभिसरण से जो क्रिया हुई वो दोस्तों हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट
इन दोनों के आपस में टकराव से यहां वलन पड़े और वलन के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। प्लेटों का आमना सामना टकराना कहलाता है अभिसारी प्लेट संचलन। प्लेट संचलन का दूसरा तरीका होता है दोस्तों विपरीत दिशाओं में प्लेटों का जाना, एक जैसे पश्चिम की ओर चले जाना और एक जैसे पूर्व की ओर चले जाना। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा बताया जाता है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है अपना अफ्रीका महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर एक प्लेट पश्चिम की ओर गई यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप इन दोनों की प्लेटों में विपरीत दिशाओं में गमन हुआ भाई। और विपरीत दिशाओं में यदि जो प्लेटें गति करती है उन्हें अपन कहते हैं अपसारी प्लेट संचलन। तो इन प्लेटों के एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने से पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़े? पृथ्वी पर दोस्तों अटलांटिक महासागर का जन्म हुआ। तो अटलांटिक महासागर का जन्म प्लेटों के अपसरण के कारण हुआ है। हिमालय पर्वतमाला का जन्म प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। और एक होता है दोस्तों प्लेटों का तरीका, जैसे प्लेटों का संचलन यानी एक दूसरे के समांतर संचलन। जैसे मान लीजिए एक प्लेट यहां से ऐसे गुजर रही है, दूसरी प्लेट इसके समांतर ही गुजर रही है, तो इन दोनों में आपस में टकराव नहीं होता, तो भूगर्भ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ते, ज्यादा बदलाव नहीं होते। तो ऐसे ही दोस्तों जब प्लेट विवर्तनिकी या प्लेटों के अंदर आपस में टकराव होता है, एक दूसरे से दूर जाती है, तो अपने भूगर्भ के अंदर प्लेटों का किसकाव हो जाता है और किसकाव से जो दरारें हो जाती है उन्हीं दरारों के अंदर से होते हुए भूगर्भ के अंदर जो द्रवित रूप में अति तप्त मेग्मा होता है वो दोस्तों धरातल के बाहर प्रकट होने लगता है। और उसी क्रिया को अपन ज्वालामुखी कहते हैं, वोलेनको कहते हैं। एक दोस्तों भूकंप के कारण भी ज्वालामुखी आ जाते हैं। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के भूगर्भ में जो हलचलें उत्पन्न होती है या धरातल में जो गड़बड़ी या कंपन उत्पन्न होते हैं उसी को अपन भूकंप कहते हैं या अर्थक्वेक कहते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, भूकंप के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, या रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन की कारण भी दोस्तों ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। जैसे बड़े परमाणु ब्लास्ट हो जाए, इनके कारण भी दोस्तों धरातल में कंपन हो जाता है और उससे ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। ठीक है, आपसे यहां गैसों के मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सबसे ज्यादा कौन सी गैस धरातल पर आती है भूगर्भ से मेग्मा के साथ? तो उस गैस का नाम है दोस्तों जलवाष्प। जलवाष्प का प्रतिशत ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाली गैसों में सबसे ज्यादा है। यहां ऑप्शन का जरूर ध्यान रखना आप, क्या पता एग्जामिनर ज्यादा शाना हो जाए तो वो जलवाष्प की जगह भाप भी दे सकता है कि सबसे ज्यादा भाप बाहर निकलती है। तो भाप भी सही है और जलवाष्प भी सही है। एग्जाम में आप ध्यान रखना, इन कंटेंट में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सबसे ज्यादा कौन सी गैस बाहर निकलती है, या तो जलवाष्प निकलेगी या फिर भाप निकलेगी, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आ जाओ आप कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान धरातल के जो बाहरी भाग होते हैं, जमीन का जो बाहरी भाग होता है उसके ऊपर जो आकृतियां बनती है वो दोस्तों पर्वत होते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर के अलावा धरातल के बाहर लावा निकलने से पहले ही जमीन के अंदर ही दोस्तों कुछ आकृतियां बन जाती है और इन आकृतियों के बारे में आपसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। और यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं ना तो दोस्तों आप वहां पर गड़बड़ी कर देते हो और आपका जवाब गलत हो जाता है। तो ध्यान से समझ लो कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भागों में कौन कौन सी आकृतियां बनती है। देखें, सबसे पहले देखते हैं अपन बैथोलिथ। ये दोस्तों भूगर्भ में सबसे नीचे और सबसे बड़े आकार में बनने वाली स्थलाकृति है बैथोलिथ, जो एक गुंबदाकार आकृति में मेग्मा जम जाता है अंदर ही। कहा जाए बैथोलिथ कहा होता है। बैथोलिथ एक प्रकार की पातालीय चट्टान होती है। मेग्मा के भूगर्भ में एक विशाल रूप में जब गुंबदाकार आकार में जमाव हो जाता है तो उस अंतर्वेदी स्थलाकृति को अपन बैथोलिथ नाम देते हैं। तो यह आप जरूर ध्यान रखना कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में बनने वाली चट्टानों में सबसे बड़ी बैथोलिथ होती है और बैथोलिथ का आकार गुंबदाकार रूप में होता है। एक देख लीजिए दोस्तों आप लेपोलिथ। जो लेपोलिथ स्थलाकृतिक होती है इसका जमाव दोस्तों एक तो पहले तो होता है लंबवत और फिर ये ऊपर से हो जाती है गुंबदाकार।
यानी एक छतरी की तरह इसका जमाव हो जाता है। बरसात से बचने के लिए अपन जो छतरी का इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी तरह लेपोलिथ का जमाव हो जाता है। तो गुंबदाकार रूप में, छतरी के रूप में या तस्तरी के रूप में जमाव होने वाली अंतर्वेदी स्थलाकृति को लेपोलिथ कहा जाता है। अब आप देखिए दोस्तों, ये लेपोलिथ है भाई, ठीक है। एक आप देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए, ये जो खड़ी आकृति है, ये जो खड़ी आकृति है ना, ये दोस्तों ज्वालामुखी के उद्गार का छिद्र होता है। ये ज्वालामुखी उद्गार का दोस्तों पाइप होता है ये, ठीक है। तो इस पाइप के समांतर भी दोस्तों कुछ चट्टानों का निर्माण हो जाता है आंतरिक भागों में। जब चट्टान आंतरिक भागों में, जैसे इस आंतरिक मार्ग से लावा बाहर निकल रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, और इसके साइड में यदि क्षैतिज क्षेत्र में एकदम सीधी दिशा में यदि लावा का जमाव हो जाता है, तो उस ज्वालामुखी आकृति को अपन सिल नाम देते हैं। तो सिल का जमाव कैसे होता है भाई? दोस्तों सिल का जमाव होता है क्षैतिज रूप में। आपसे पूछ लेगा यहां फेकोलिथ का जमाव कैसे होता है? फेकोलिथ का जमाव दोस्तों क्षैतिज स्थिति में तो होता है, लेकिन एकदम सीधी स्थिति में नहीं, एकदम दोस्तों ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है ये, यानी ऊपर नीचे ऐसे। इसमें अपनति अभिनति ऐसी स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना कि भूगर्भ में क्षैतिज स्थिति में जो ऊर्ध्वाधर जमाव होता है अपनति और अभिनति के रूप में आंतरिक भागों में, उसे अपन फेकोलिथ नाम देते हैं। एक देखिए लेपोलिथ क्या होता है। लेपोलिथ होता है दोस्तों जब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा का जमाव दोस्तों अवतल रूप में होने लग जाता है, अवतल ढाल के रूप में। तो उस अंतर्वेदी स्थलाकृति को अपन लेपोलिथ नाम देते हैं। आपसे पूछ लेगा डाइक क्या होता है? जब किसी भी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान आंतरिक भागों में लावा का जमाव लंबवत होना लगे, ऐसे लंबवत होने लगे ना, तो ऐसी स्थलाकृति को दोस्तों अपन डाइक कहते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान पृथ्वी के भूगर्भ में जो सबसे बड़ी आकृति का जमाव होता है उसे तो अपन लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ का जमाव हमेशा गुंबदाकार रूप में होता है। यह एक पातालीय चट्टान होती है। जो लेवोलिथ होता है वो छतरी के रूप में आंतरिक भागों में जम जाता है। जो सिल होता है वो क्षैतिज दिशा में जम जाता है। जो फेकोलिथ होता है वो अपनति और अभिनति के रूप में सीधी दिशा में तिरछी आडी रेखा की तरफ जमाव हो जाता है। जो लेपोलिथ होता है उसका जमाव अवतल ढाल की तरफ होता है। जो डाइक होता है, डाइक का जमाव हमेशा लंबवत होता है, खड़ा होता है इसे तिरछे स्वरूप में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आप कुछ जानकारियां और भी देख लीजिए। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सबसे ज्यादा कौन सी गैस बाहर निकलती है मित्रों? जलवाष्प निकलती है, भूल मत जाना आप। ऑप्शन में जलवाष्प की जगह भाप आ सकता है। फिर बता रहा हूं, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान सबसे ज्यादा भूगर्भ से जलवाष्प या भाप गैस बाहर निकलती है। इसके अलावा और भी गैसें निकलती है, जैसे नाइट्रोजन भी निकलती है, सल्फर भी निकलती है, ऑर्गन भी निकलती है, हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी। दोस्तों जो सल्फर गैस बाहर निकलती है उस सल्फर गैस से बनता है दोस्तों सोलफ तारा या सोफल तारा। ये भी आप ध्यान रखना। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ज्वालामुखी का जो मुख बनता है, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, यहां पर्वतों का निर्माण हो रहा है और इसका जो वर्ताकार गड्ढेनुमा मुख बनता है ना, उसे क्रेटर कहा जाता है। तो क्रेटर के बारे में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि क्रेटर क्या है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ज्वालामुखी मुख पर जो स्थलाकृति बनती है, जो गोलाकार झील जैसी आकृति बन जाती है, उसे अपन क्रेटर कहते हैं। दोस्तों आपके यदि वीडियो समझ में आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।